गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बेटा अभी तक मैंने इस चैप्टर में प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाले चैप्टर में आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ाया कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। कि जब किसी धातु के सरफेस पर, किसी मेटलिक सरफेस पर कोई उच्च आवृत्ति की लाइट पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तो क्या होता है, वो उस धातु के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं और उच्च आवृत्ति का प्रकाश पड़ना और फिर धातु के पृष्ठ में से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना, इसको बोला जाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और जिस आवृत्ति पर, मतलब जिससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, जिस आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा मैंने आपको प्रकाश किरणों की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया कि सबसे पहले न्यूटन ने प्रकाश किरणों को क्या माना, पार्टिकल्स, कण माना। उसके बाद काफ़ी टाइम तक, नियर अबाउट 100 ईयर्स तक यही थ्योरी चलती रही कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स के रूप में चलती है। फिर कई फिनोमिनाज ऐसे थे लाइक डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, मतलब व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, कई फिनोमिना ऐसे थे जो प्रकाश को कण मानकर संभव नहीं हो रहे थे कि उनको एक्सप्लेन किया जाए। तो फिर प्रकाश को कैसा माना गया कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो है तरंग के रूप में, जो हमने वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ी। अब उसके बाद फिर से जब ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में पता चला, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव को किसी भी तरीके से अगर हम प्रकाश को एक तरंग के रूप में मान लें, तो तरंग क्या होती है, जो कंटिन्यूशन में चलती रहती है। तो कंटिन्यूशन में चलने का अगर हम प्रकाश को ऐसा मान लें कि वो कंटिन्यूशन में चल रही है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर इसमें कुछ दिए भी हुए हैं कि तरंग सिद्धांत की विफलता, कि क्यों तरंग सिद्धांत विफल हो गया। देखिए इसका रीज़न, यदि प्रकाश तरंगों के रूप में है, जैसा कि हमने इंटरफेरेंस में, पोलराइजेशन वगैरह फिनोमिना में माना कि प्रकाश तरंगों के रूप में है, तो क्या है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर तरंगों का आयाम और तरंगों द्वारा संचित ऊर्जा बढ़ेगी। तो इसमें क्या लिखा है कि अगर हम तीव्रता बढ़ाएंगे तो इसका मतलब कि जब ज़्यादा तीव्र प्रकाश को हम किसी धातु के पृष्ठ पर डालेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले चाहिए। पर पिछले जो टॉपिक्स थे हमने उसमें ये देखा कि ऐसा कुछ नहीं है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लग गए। एक्चुअली में जो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं आवृत्ति पर। कि अगर प्रकाश की आवृत्ति एक मिनिमम मान से कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते, चाहे हम तीव्रता कुछ भी रख लें प्रकाश की। ठीक है, तो मेन रीज़न तरंग सिद्धांत की विफलता का हमें यहाँ समझ आ गया कि तरंग मानकर अगर हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करें तो बिल्कुल भी प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक्सप्लेन नहीं हो सकता। तो प्रकाश को फिर से क्या मान लिया गया, कण। किसी किसी फिनोमिना में प्रकाश को तरंग माना गया और किसी किसी फिनोमिना में प्रकाश को कण माना गया। तो प्रकाश की कौन सी प्रकृति के बारे में हमें पता चला, द्वैत प्रकृति के बारे में। अब उसके बाद आइंस्टीन वैज्ञानिक हुए जिन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो एक्सप्लेन किया वो क्वांटम थ्योरी के आधार पर किया, और ये काफ़ी सफल थ्योरी थी क्योंकि इस पे बेस्ड इन्होंने जितने भी हमने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जितने भी अजम्पशंस ऊपर पढ़े हैं, ये 5 मैंने आपको बताए थे, तो जितने भी ये हमने पढ़े हैं नियम, ये सारे नियम जो हैं इनके आइंस्टीन की जो क्वांटम थ्योरी थी उसके आधार पर एक्सप्लेन हो सकते थे। तो इन्होंने क्या माना, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा कि जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में निकलती है। मतलब प्रकाश को इन्होंने तरंगे ना मानकर क्या माना, छोटे छोटे पैकेट्स हैं, एनर्जी के पैकेट्स, और उन छोटे छोटे पैकेट्स को उन्होंने क्या नाम दिया, फोटोन। और हर एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू।
ये इनकी मेन जो थ्योरी थी वो ये था। उन्होंने क्या कहा कि फिर से एक बार ध्यान से सुनिए कि प्रकाश जो है वो क्या है, छोटे छोटे बंडल्स हैं, एनर्जी के पैकेट्स हैं, और हर एक बंडल की और इन बंडलों को उन्होंने एक्चुअली में क्या कहा, फोटॉन्स। तो हर एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो कितनी होती है, h न्यू, जहाँ पर h जो है ये है प्लांक नियतांक, एक कांस्टेंट है ये, और न्यू जो है वो क्या है, न्यू है आवृत्ति। तो जो भी प्रकाश की तीव्रता है वो किस पर डिपेंड करती है, वो फोटोन की संख्या पर निर्भर करती है। अगर ज़्यादा फोटोन होंगे तो इसका मतलब कि तीव्रता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। अब होता क्या है कि जब कोई फोटोन धातु की प्लेट पर गिरता है, जैसा कि हमने पिछले अपने उसमें देखा एक्सपेरिमेंट में कि एक धातु की प्लेट है, उस पर कोई लाइट डाली जा रही है, तो लाइट का मतलब हम उस पर क्या डाल रहे हैं, हम उस पर फोटोन डाल रहे हैं, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा किसकी फॉर्म में चलती है, छोटे छोटे बंडलों, और जो इन बंडलों को क्या कहा जाता है, बंडल ऑफ एनर्जी जो है इनको क्या कहा जाता है, फोटोन्स। तो जब कोई फोटोन धातु की प्लेट पर गिरता है तो अपनी पूरी ऊर्जा, इनकी ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू, ये अपनी पूरी ऊर्जा को क्या करते हैं, जो धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, जो मैंने आपको बताया था जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको ट्रांसफर कर देते हैं। ये इनका आइंस्टीन का सारा अभी चल रहा है क्वांटम थ्योरी कि इन्होंने जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी फोटोन के आधार पर कैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने क्या कहा कि जब कोई फोटोन जो है धातु की प्लेट पर गिरता है तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा जो h न्यू है उसको जो धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ट्रांसफर कर देते हैं, और इनकी जो खुद की एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाती है, मतलब स्वयं का जो इनका अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स को ये ऊर्जा मिल जाती है तो ये क्या करते हैं, जो कौन से इलेक्ट्रॉन्स, जो धातु के अंदर है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स उस ऊर्जा का क्या करते हैं, उस ऊर्जा को वो यूज करते हैं धातु से बाहर निकलने में, और कुछ ऊर्जा वो किस फॉर्म में यूज करते हैं, गतिज ऊर्जा के फॉर्म में। अब सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धातु के पृष्ठ पर तो नहीं होते, कुछ धातु के पृष्ठ पर होते हैं और कुछ अंदर होते हैं। आप एक इस डायग्राम से देखिए, आपको क्लियर होगा। देखिए ये है एक मेटल का हमने सरफेस ले लिया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर पड़ी लाइट, और आइंस्टीन ने क्या कहा इस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, लाइट जो है वो किस फॉर्म में चलती है, फोटोन, और फोटोन क्या है, बंडल ऑफ एनर्जी, जिनकी ऊर्जा कितनी है, h न्यू, h न्यू, h न्यू। h न्यू। तो अब ये h न्यू जो फोटोन है ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को इसने इस इलेक्ट्रॉन को दी, सारी एनर्जी इसको दी, इसका खुद का अस्तित्व खत्म हो गया, ये सारी एनर्जी इसने इस इलेक्ट्रॉन को दे दी। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस h न्यू एनर्जी का क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस h न्यू एनर्जी को, कुछ एनर्जी को तो वो यूज करेगा बाहर निकलने में, जो हमने प्रकाश वैद्युत प्रभाव में पढ़ा है कि जब प्रकाश पड़ता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो कुछ एनर्जी को तो यूज करेगा ये धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने में, और कुछ एनर्जी का यूज करेगा गतिज ऊर्जा में। अब सपोज ये जो h न्यू फोटोन की जो एनर्जी है ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को मिली। अब ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जब बाहर आएगा ये सारी की सारी एनर्जी जो है बाहर निकलने में यूज नहीं कर सकता कि एकदम बाहर निकला और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया उसी एनर्जी का। इसको जब बाहर आना है तो बाहर आते हुए ये इस इलेक्ट्रॉन से भी टकराएगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा उससे भी टकराएगा, तो इसकी कुछ एनर्जी जो है वो कम होगी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये तो बाहरी पृष्ठ पर ही है, बिल्कुल कॉर्नर में है, ये तो एकदम बाहर आ जाएगा। पर ये जो अंदर वाले हैं इनकी एनर्जी इसके कंपैरिजन में कम होगी, क्योंकि इसकी एनर्जी का कुछ लॉस भी होगा परमाणुओं से टकराने में। तो जब
प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना होती है कि जब लाइट जो है किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ती है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले वो सारे इलेक्ट्रॉन्स सेम एनर्जी के नहीं होते, वो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी के होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो धातु के पृष्ठ पर हैं उनकी एनर्जी तो ठीक है कि उनकी एनर्जी बाहर निकलने में खर्च हुई या गतिज ऊर्जा में खर्च हुई, पर जो अंदर हैं इलेक्ट्रॉन्स उनकी एनर्जी का क्या? उनकी एनर्जी तो जो इनके पृष्ठ पर परमाणु हैं उनसे टकराने में भी खर्च हुई, तो इनकी जो ऊर्जा है वो इसके कंपैरिजन में कम होती है। तो इन्होंने क्या कहा कि सभी इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित नहीं होते। जो इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर से उत्सर्जित होते हैं वो पृष्ठ तक आने में परमाणुओं से टकराते हैं, जिससे वो कुछ ऊर्जा खो देते हैं। अतः धातु से विभिन्न ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जो धातु के ऊपरी पृष्ठ से निकलते हैं उनकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, क्योंकि उनकी टक्कर नहीं होती, और जो अंदर से निकलते हैं उनकी गतिज ऊर्जा कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है, तो अब हम ये मानते हैं कि जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा है E के, और बाहर निकलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है वो होती है W। W मतलब क्या? कार्यफलन। जो मैंने आपको बताया था वो न्यूनतम ऊर्जा जिससे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? W, कार्यफलन। कहीं इसको W से एक्सप्लेन किया जाता है और कहीं कहीं फाई से भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो अब क्या होगा कि जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी कितनी है? h न्यू। जब फोटोन धातु के पृष्ठ पर पड़ेंगे, अगर हम एक फोटोन की बात करें तो फोटोन क्या करता है? अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी का यूज कहाँ करता है? एक तो बाहर निकलने में, पृष्ठ से बाहर निकलने में, जिसको क्या कहते हैं? कार्यफलन मीन्स W। और कुछ का यूज कहाँ करता है? वो गतिज ऊर्जा में करता है, तो प्लस E के। h न्यू इज इक्वल टू W प्लस E के, और यहाँ से E के का मान क्या आ गया? h न्यू माइनस W। और एक समीकरण जो है, जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो एक समीकरण हमें प्राप्त हुई, E के इज इक्वल टू A न्यू माइनस V। ये E के इज इक्वल टू h न्यू माइनस W और ये A न्यू माइनस V। तो यहाँ कंपैरिजन करने से हमें पता चला कि A जो है एक्चुअल में क्या है? A है प्लांक्स कांस्टेंट और B क्या है? B है कार्यफलन। अब अगर ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि W जो है, कार्यफलन जो है, ये मिनिमम एनर्जी है। अगर इससे कम एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ने जो फोटोन से ऊर्जा ली, अगर उसका मान W से कम है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि कम से कम उसको W एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए। अगर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू 0 है तो W इज इक्वल टू, पीछे आपने पढ़ा W इज इक्वल टू क्या होता है? h न्यू 0। ये मान हम इस इक्वेशन में रखेंगे। E के इज इक्वल टू h न्यू माइनस W का मान h न्यू 0। इन दोनों में से h कॉमन लेके E के इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू 0। और E के जो है ये क्या है? ये है गतिज ऊर्जा। अगर इलेक्ट्रॉनों का वेग मैक्सिमम हो तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv², और मैक्सिमम वेग के लिए हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू 0। और इस समीकरण को बोला जाता है आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है कि आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण को सिद्ध कीजिए, और इससे जो आपने नियम पढ़े हैं, ये मैंने आपको कल जो नियम बताए थे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, इनको एक्सप्लेन करिए। अब इसी समीकरणों से ये समीकरण है हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू 0, इससे हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला, अगर हम किसी दी हुई आवृत्ति के लिए प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएं, तीव्रता बढ़ाने से क्या होगा कि जो फोटोन की संख्या है, फोटोन की संख्या बढ़ जाएगी।
तीव्रता बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती। हर एक फोटोन की एनर्जी हमेशा h न्यू रहती है। ये मेन पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखना कि फोटोन की एनर्जी h न्यू रहेगी, फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तीव्रता बढ़ाने से फोटोन की संख्या बढ़ जाएगी। तो जब फोटोन की संख्या बढ़ जाएगी तो जो गतिज ऊर्जा है वो तो उतनी की उतनी रहेगी, क्योंकि फोटोन की एनर्जी तो नहीं बढ़ी, सिर्फ संख्या बढ़ गई। तो इससे हमें क्या पता चला कि आपने जो फर्स्ट और सेकंड नियम मैंने आपको पढ़ाए थे कि धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। और दूसरा, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। जो गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। क्या चीज निर्भर करती है? जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो डिपेंड करते हैं तीव्रता पर, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रकाश की तीव्रता होगी उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स होने से एनर्जी नहीं बढ़ती, क्योंकि हर एक फोटॉन की जो एनर्जी है वो कितनी रहेगी? वो h न्यू ही रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, आइंस्टीन समीकरण से ये स्पष्ट है, जो ये हमारे पास समीकरण है इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि जो गतिज ऊर्जा है वो किसके बढ़ाने से बढ़ती है? आवृत्ति के बढ़ाने से बढ़ती है, क्योंकि आवृत्ति और गतिज ऊर्जा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। तो थर्ड नियम यही था कि आवृत्ति बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। नेक्स्ट, अगर न्यू का मान न्यू 0 से कम है, मतलब जो आवृत्ति है अगर वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है, तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? माइनस में। पर गतिज ऊर्जा तो कभी माइनस में होती ही नहीं है। इट मीन्स कि आवृत्ति का मान कभी भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम नहीं हो सकता। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी आवृत्ति कम से कम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से तो ऊपर होनी चाहिए, उससे कम होगी तो प्रकाश जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उत्सर्जित नहीं होंगे। अब जो पांचवा नियम था वो ये था उत्सर्जन का नियम कि जैसे ही जो लाइट है वो धातु के पृष्ठ पर पड़ती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, मतलब उनके बीच में कोई टाइम का गैप नहीं होता। अब इसको भी हम फोटोन के आधार पर समझा सकते हैं कि जैसे ही कोई प्रकाश को हम फोटोन से रिप्लेस कर देते हैं, कि जैसे ही कोई फोटोन किसी धातु पर गिरता है तो क्या होता है कि जो धातु के इलेक्ट्रॉन्स है उसको एकदम से एब्जॉर्ब करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। मतलब फोटोन के गिरने में और इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने में कोई भी टाइम गैप नहीं होता। तो ये नियम 5 है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कई बार आता है कि आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण को सिद्ध कीजिए और इससे जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम हैं उनको एक्सप्लेन करिए। ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद आपतित प्रकाश की आवृत्ति के साथ निरोधी विभव का विचरण। एक ग्राफ है निरोधी विभव, जो कट ऑफ विभव आपने पढ़ा हुआ है, वोल्टेज पढ़ी हुई है, जिसको V0 बोलते हैं, और आवृत्ति के बीच में। तो जो आइंस्टीन की समीकरण है वो है हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू 0। और जो निरोधी विभव वाली आपने क्वेश्चन पढ़ी थी वो क्या थी? हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू EV0। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो इस साइड लेफ्ट साइड तो इक्वल है, जो राइट साइड है उसको भी इक्वल रख देंगे। तो EV0 इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू 0। यहाँ से जो V0 का मान आया वो क्या हो गया? h अपॉन E न्यू माइनस h अपॉन E न्यू 0। तो यहाँ पर h भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, और न्यू 0 आपको पता है न्यू 0 क्या होती है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब कि जो h अपॉन E है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ खींचते हैं V0 और न्यू 0 के बीच में, निरोधी विभव और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इसके बीच में अगर हमें ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ कैसा आएगा? वो ग्राफ आएगा एक सरल रेखा। और ये जो h अपॉन E है ये किसको प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है ढलान को।
ढलान इज इक्वल टू h/e, या जैसे आपने 10th मैथ्स में पढ़ा होगा, ढलान किसके बराबर होती है, जिसको हम प्रवणता भी बोलते हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू h/e। अब नेक्स्ट टॉपिक है फोटोनों के कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षण। फोटोन्स, आपको पता चल गया कि फोटोन होता क्या है, बंडल, एनर्जी के बंडल, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोन। और हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, h न्यू। अब इनके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि जो फोटोन होते हैं वो किस वेग से चलते हैं, जो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसी वेग से फोटोन चलते। नेक्स्ट, अगर तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति समान है तो जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, E इज इक्वल टू h न्यू, या फिर हम इसे E इज इक्वल टू hc/λ भी कहते हैं, क्योंकि न्यू बराबर किसके होता है, c/λ। ये आपने पढ़ लिया है पीछे। नेक्स्ट, एक ही स्रोत से उत्सर्जित सभी फोटोनों का निर्वात में वेग समान होता है। अगर एक ही स्रोत से, सपोज येलो कलर के बल्ब से फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं, तो उन सबका वेग कैसा होगा, समान होगा। यदि कोई फोटोन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे सपोज जल से वायु में जाता है, माध्यम चेंज हो गया, तो उनकी आवृत्ति नहीं बदलती, सिर्फ क्या बदलता है, उनकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग हो जाती है। अब जब तरंग दैर्ध्य बदलेगी, आवृत्ति नहीं बदलेगी, तो क्या होगा, वेग भी बदल जाएगा। नेक्स्ट, फोटोन की जो तीव्रता का मात्रक होता है वो होता है वाट/मीटर²। तीव्रता क्या होती है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो शक्ति होती है उसको बोला जाता है तीव्रता। तो फोटोन की तीव्रता का मात्रक वाट/मीटर²। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। फोटोन के बारे में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और अभी तक इसके द्रव्यमान के बारे में कुछ नहीं पता कि कितना इसका द्रव्यमान होता है। कुछ मतलब अभी तक इसके बारे में कुछ रिजल्ट निकला ही नहीं किया। तो ये मान लिया गया है कि विराम में अगर कोई फोटोन है तो उसका द्रव्यमान 0 होता है। और एक चीज़ और कि फोटोन विराम में होता ही नहीं है, तो इसलिए अभी इस असम्पशन को ही मान लिया गया है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान, अगर वो रेस्ट में है तो वो द्रव्यमान 0 होता है। फोटोन का द्रव्यमान उसकी गति के कारण होता है, गति के कारण यहाँ के, इसीलिए विराम द्रव्यमान क्या ले लिया, 0 ले लिया। और जो फोटोन का संवेग होता है, संवेग p इज इक्वल टू mv होता है, और यहाँ पर m का मान h/c⁴ और साथ में v की जगह c, तो h/λ। नेक्स्ट पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विद्युतीय रूप से फोटोन एक उदासीन कण है, मतलब ना इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ना ही इस पर नेगेटिव चार्ज है। 9th पॉइंट कि फोटोन का जब किसी से संघट होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन से या प्रोटॉन से, तो वो संघट जो होता है वो प्रत्यास्थ संघट होता है। 11th क्लास में आपने प्रत्यास्थ संघट किया है। प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है कि इसकी गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों ही कांस्टेंट होते हैं। और लास्ट कि जो फोटोन का उत्सर्जन होता है वो कंटिन्यूअस ना होकर सविराम होता है। अगर हम प्रकाश को तरंगों के रूप में लेते हैं तो तरंगे तो कंटिन्यूएशन में चलती रहती हैं, पर अगर हमें इसके अकॉर्डिंग पता चला, जब हमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करना है तो हमें पता चला कि प्रकाश तरंगों के रूप में नहीं, प्रकाश कणों के रूप में चलता है। और आइंस्टीन ने और आगे बताया कि कणों के रूप में भी नहीं, फोटॉन्स के रूप में चलता है। फोटॉन्स मतलब बंडल ऑफ एनर्जी के रूप में चलता है। तो ये कैसे चलते हैं, सविराम, थोड़े थोड़े पॉज देकर, थोड़े थोड़े गैप्स देकर ये चलते हैं। तो इस तरीके से ये फोटोन के अभिलक्षण हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कणों की तरंग प्रकृति, वो हम पढ़ेंगे।